Okay. Now, like another very important topic for us, that is amniotic fluid. Very interesting topic, even though, guys, amniotic fluid, where it is present? Amniotic fluid is definitely present into the amniotic cavity. Where the amniotic cavity is present? Amniotic cavity is present around the fetus in the uterine cavity. So, amniotic fluid, it is the fluid, or it is the watery portion of the fetus which is covering to the fetus, present around the fetus, and the amniotic fluid is totally packed, yet is covered by the amniotic cavity. Alright, amniotic fluid is very essential for the fetus. Amniotic fluid is very essential for the fetus. बहुत ज्यादा जरूरत होती है amniotic fluid की fetus को. अगर amniotic fluid का अमाउंट कम हो गया या ज्यादा हो गया तो दोनों ही क्या होती हैं? डेंजरस सिचुएशन होती हैं. किसके लिए? फीटस के लिए. बोथ आर द डेंजरस सिचुएशन फॉर द फीटस. So now let's discuss regarding this important fluid for the fetus, that is amniotic fluid. Amniotic fluid is also called as liquor amni. Please याद रखना, amniotic fluid is also called as liquor amni. Okay. Now let's begin the topic. Guys, amniotic fluid production starts from the starts from the 12th day of fertilization. Start from the 12th day of fertilization. Okay, so fertilization का जो 12th day होता है, from that time onwards amniotic fluid production will be started. Okay. Next one, what is the pH of amniotic fluid? The pH of amniotic fluid is 7.1 से लेकर 7.4. 7.1 से लेकर 7.4, that is the pH of amniotic fluid. Color of amniotic fluid. amniotic fluid का कलर कैसा होता है? amniotic fluid के कलर के लिए आप ऐसा कह सकते हो, लाइक स्ट्रो कलर एट टर्म. कैसा कलर होगा? येलोइश, थोड़ा सा स्लाइट येलोइश कलर, और आप इसको कह सकते हो स्ट्रो कलर. ओके. सम टाइम एट टर्म, यूजुअली वैसे amniotic फ्लूइड पानी के जैसा होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता. बट एट टर्म, या जब बेबी के डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है तो उसमें लेन्यूगो, मतलब जो फाइन ब्राउन हेयर्स होते हैं, उसके अलावा हम कह सकते हैं लाइक दिस वन, द प्रोटीन विच इज कवरिंग टू द फीटस, दैट इज वर्निक्स सियोसा. ये सब कुछ वर्निक्स सियोसा, लेन्यूगो, ये सब कुछ मिक्स हो जाता है उस एमनियोटिक कैविटी में. सो व्हाट विल हैपन, उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है स्ट्रोक कलर के जैसा. सो टर्बोइड कलर भी कई बार एमनियोटिक फ्लूइड का देखने को मिलता है, मेनली इन दी सिचुएशन ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी में. पोस्ट मैच्योरिटी की सिचुएशन में भी ये चीज देखने को मिलती है. और वो क्यों होता है टर्बोइड कलर? ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ वर्निक्स सियोसा. किसके कारण से? वर्निक्स सियोसा का हाई अमाउंट होने के कारण से. वर्निक्स सियोसा का अमाउंट बढ़ जाने के कारण से, अगर एमनियोटिक फ्लूइड में वर्निक्स सियोसा का अमाउंट बढ़ गया, देन इट कैन कोज टू दी पोस्ट मैच्योरिटी सिचुएशंस में यूजुअली ऐसा हो सकता है, एंड दैट कैन कोज दी टर्बोइड कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. टर्बोइड कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, थोड़ा सा धुंधले टाइप का सा एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है. यूजुअली मैंने कैसा कलर बताया? ट्रांसपेरेंट या क्लियर कलर. Near term, because of the high concentration of lanugo and vernix siyosa, it could be stroke color. So we have discussed regarding the pH of amniotic fluid, color of amniotic fluid, and when production सबसे पहले start कब से होता है? embryonic period का, जब basically 12th day होता है, वहां से इसका production start हो जाता है. Next one, specific gravity. What is the specific gravity for amniotic fluid? The specific gravity for amniotic fluid will be 1.0082 to 1.010. That is the specific gravity of amniotic fluid. So हम ऐसा कह सकते हैं कि like it is
लाइक ए हाइपोटोनिक फ्लूइड। एक्चुअली हाइपोटोनिक फ्लूइड जो होता है, ये मैं एट टर्म की बात सिचुएशन बता रहा हूं आपको। कब का पॉइंट बता रहा हूं? एट टर्म का पॉइंट। तो टर्म के समय लगभग ये हाइपोटोनिक हो जाता है फ्लूइड। क्यों? ड्यू टू, क्या कारण था इसका? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन, ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैटरनल सीरम। जो मैटरनल सीरम होता है वो इसको क्या बना देता है? बेसिकली हाइपोटोनिक बना देता है। एट टर्म बता रहा हूं मैं, मतलब मदर की तरफ से जो मैटरनल ब्लड का जो सीरम था वो पूरा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मिक्स होता रहता है एंड इट विल बिकम दी हाइपोटोनिक। सो दैट इज दी स्पेसिफिक ग्रेविटी एट टर्म। नाउ हाउ मच विल बी दी ऑस्मोलैरिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? और एमनियोटिक फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी कितना होगा? द ऑस्मोलैरिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड विल बी अराउंड 250 मिली osmolar mole per liter, milliosmol per liter, 250 milliosmol per liter, that could be the osmolarity of the amniotic fluid. ये सारी चीजें आपको याद रखने की हैं. These are the fixed certain points which you can remember. You can write down for 2 or 3 different times, so at least it will come in your mind. So basically next let's discuss regarding the components of amniotic fluid. Components of amniotic fluid. Amniotic fluid में क्या होगा? 98 to 99% क्या है इसमें? वाटर है. क्या है? 98 to 99% amniotic fluid contains water. Other than that, like 1 to 2% it contains organic and inorganic materials. Like 1 to 2% it contains organic or inorganic materials like carbohydrate, protein, fat, ये सारे मेटेरियल होते हैं. उधर से इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप बात करो तो जैसे सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सो ये सारे, उसके अलावा यूरिया, क्रेडिनिन, यूरिया, एवरीथिंग विल बी मिक्स इन दिस एमनियोटिक फ्लूइड. ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं. इनका अमाउंट बहुत ही कम होता है. दे विल बी स्लाइटली, दैट इज अराउंड 1 to 2% होते हैं. सो द मैक्सिमम पोर्शन इट इज, ऑलमोस्ट पोर्शन इट इज द एमनियोटिक फ्लूइड, दैट इज द वाटर. फाइन. सो दैट इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. Let's see other points. Sorry. अब कंपोनेंट्स के बाद में अगले कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में अगर आप डिस्कस करो रिगार्डिंग द एमनियोटिक फ्लूइड ओनली, देन वी कैन कम टू द सम अदर सर्टेन पॉइंट्स लाइक अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. So how much volume of amniotic fluid? At 12 week, the volume will be around 50 ml. At 20 week, the volume will be 400 ml. At 36 week, the volume will be 1000 ml. At 40 week, just before the delivery, it will be around 600 to 800 ml. So this is about the volume of amniotic fluid. What did you understand here? आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम इंक्रीज होता जा रहा था, एमनियोटिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन या वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही थी. ओके, बट एक चीज हो गई, ये बाद में कम होती चली गई. सो 36 वीक के बाद, किसके बाद? 36 वीक के बाद एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो होता है वो क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है. फाइन. आपने देखा 1000 ml था कितने वीक पे? 36 वीक पे.
तो 40 वीक पे क्या देखने को मिलेगा, अमाउंट इज 600 to 800 ml। एक्चुअली क्या हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड का अब्जॉर्प्शन जो होता है या फीटस के फॉलोइंग जो होती है वो बढ़ जाती है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है। अगर आप पोस्ट मैच्योरिटी में देखोगे, लाइक 42 या 43 वीक के बाद में देखोगे, तो ये अमाउंट और कम मिलेगा आपको, 400 to 500 भी मिल सकता है। तो 36 वीक के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट स्लोली क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। सो गाइस, दिस इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। Now let's discuss regarding the production of amniotic fluid. Production of amniotic fluid means how the amniotic fluid is produced. Okay, let's discuss regarding that one. तो गाइज, प्रोडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहां पे आपको क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन होता कहां से है, ये पानी बनता कहां से है एमनियोटिक कैविटी के अंदर। सो इसके लिए वी हैव मैटरनल ट्रांसुडेशन एंड द फीटल ट्रांसुडेशन। Like maternal transudation is there, fetal transudation will be there. So guys, maternal transudation, fetal transudation, इनके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। So let's see about that one. Maternal transudation, fetal transudation, then fetal urine output. Fetal urine output, and the number 4th one, fetal urine output is the most important component. It is the most important component of the what I can say amniotic fluid. Fetal urine output के बाद में आप लिख सकते हो fetal lung fluid. You can write down this one. These all are important factors. Fetal lung fluid. Okay. So maternal transudation, fetal urine output, and fetal lung fluid. These are the 4 resources for the production of amniotic fluid. So maternal transudation and fetal transudation, याद रखना इस चीज को, maternal transudation, fetal transudation के द्वारा अराउंड 100 to 120 ml of amniotic fluid प्रोडक्शन होता है पर डे का, पर डे 100 to 120 ml of amniotic fluid प्रोडक्शन। fetus urine output, it will be 400 to 1200 ml per day. Fetal lung fluid will be 350 to 500 ml per day. So lung fluid is how much? 350 to 500 ml per day. Fetus का यूरिन आउटपुट देखिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, सो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज फ्रॉम दी, कहां से हुआ, लंग, फिटस यूरिन आउटपुट से। फिटस की किडनी ने सबसे ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन किया। ओके गाइस, तो फिटस के जो लंग्स होते हैं, जो ड्यूरिंग द फिटल पीरियड इमेच्योर होते हैं, दे आर नॉन फंक्शनल, उनका रेस्पिरेटरी फंक्शन तो प्लेसेंटा करता है। तो उस कंडीशन में फिटस के जो बेसिकली एल्यूलाइज होते हैं या जो सराउंडिंग गॉबलेट म्यूकस सेल्स होती हैं, दे विल बी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स एंड दैट विल फ्लूइड विल मिक्स विद द एमनियोटिक कैविटी, दैट इज दी 350 to 500 ml ऑफ फ्लूइड पर डे। बट आफ्टर बेबी डिलीवरी, बर्थ के बाद में बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन जो था, दिस वन फिटस के लंग्स जो फ्लूइड बना रहे थे उसका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। दे वॉन्ट प्रोड्यूस मच फ्लूइड आफ्टर दी बर्थ। Okay guys, now let's discuss regarding firstly regarding maternal transudation and the fetal transudation. अब यहां पे वर्ड लिखा है ट्रांसुडेशन। तो ट्रांसुडेशन मीन्स व्हाट? देखिए एक चीज तो याद रखना, ट्रांसुडेशन में होता है हमेशा, इट इज ए ट्रांसुडेशन में जो फ्लूइड होगा वो कैसा होगा? सीरस फ्लूइड, या यू कैन से सीरम, नो डाउट यू कैन से सीरम ऑल्सो।
Okay, transudation means it occurs in case of increased hydrostatic pressure. क्या हुआ? In case of increased hydrostatic pressure there will be transudation occurs. तो गाइस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों बढ़ता है या कैसे होता है, देखिए सिचुएशन की बात. तो आप इस चीज को समझने के लिए वी विल कम टू अपर पॉइंट्स. Like you saw that already you know that in the mother during pregnancy there will be hypervolemia. प्रेगनेंसी में मदर की बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है. ओवरऑल फ्लूइड वॉल्यूम अराउंड 5.5 से 6 लीटर के आसपास होता है. तो हाइपरवोलेमिया कंडीशन, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन है. प्लस देयर इज डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन प्रोटीन इन मदर. तो क्या होगा? डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन प्रोटीन विल लीड टू डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर. सो व्हाट हैपन्स, देखिए गाइस, इफ ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज देन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विल इंक्रीज. तो क्या होगा? जब ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एल्ब्यूमिन प्रोटीन, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो वाटर का प्रेशर था, प्लाज्मा फ्लूइड का प्रेशर था, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो लाइक यूट्रस में दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज एमनियोटिक कैविटी मान लीजिए. तो यहां से जो मैटरनल ब्लड आ रहा है, प्लेसेंटा के जो विलेज थे, उन विलेज के यहां पे क्या हुआ? मदर की तरफ से जो ब्लड आया, उस ब्लड के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी? वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वाटर की वॉल्यूम जो थी वो ज्यादा थी. तो उन्होंने क्या किया? मदर की तरफ से जो ब्लड था, उस पानी जो था उसमें जो मतलब सीरम था, दैट हैज क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, उसने प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस किया एंड इट हैज बीन मिक्स्ड विद दी फीटल एमनियोटिक फ्लूइड. सो इसको बोलते हैं मैटरनल सीरम ट्रांसुडेशन. मतलब उधर मदर के ब्लड में हाइपरवोलेमिया था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या था? ज्यादा था. तो बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इनटू द मैटरनल ब्लड, व्हाट हैपेंस? द फ्लूइड इट हैज क्रॉस टू द प्लेसेंटा. तो मदर की तरफ से प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस किया फ्लूइड ने एंड इट हैज रीच टू द एमनियोटिक कैविटी. दैट इज द मैटरनल ट्रांसुडेशन. ये क्या था? इसको बोलते हैं मैटरनल ट्रांसुडेशन. आप इसको मैटरनल ट्रांसुडेशन भी कह सकते हो या मैटरनल सीरस फ्लूइड भी कह सकते हो. मैटर विल बी सेम. फीटल ट्रांसुडेशन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन द फीटल ट्रांसुडेशन? What happens in the fetal transudation? In fetal transudation, like placenta, umbilical blood vessels, okay. So fetal transudation का मतलब खुद fetus के सीरम जो था, मतलब fetal serum from umbilical cord leak into. तो फीटल सीरम फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब अम्बिलिकल ब्लड वेजल्स की बात कर रहा हूं मैं. तो अम्बिलिकल ब्लड वेजल्स के अंदर या अम्बिलिकल कॉर्ड की जो ब्लड वेजल्स थी, वहां से सीरम जो था वो लीक हुआ. और अम्बिलिकल सीरम जो यहां से लीक होगा तो व्हाट विल हैपन? इट विल बी स्टार्ट रीचिंग टू द एमनियोटिक फ्लूइड. तो फीटस की जो ब्लड वेजल्स थी, उन ब्लड वेजल्स से फ्लूइड जो था वो बाहर एक्सक्रीमेटेड आउट हुआ. इट वाज जस्ट लीक्ड आउट लिटिल बिट. ये ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम अमाउंट होता है इसका. इसको बोलते हैं फीटल ट्रांसुडेशन. ओके,
गाइस fetus kidney start functioning when? From the 12th week. प्लीज याद रखना। फ्रॉम दी 12th वीक। 12th वीक से फिटस की जो किडनी होती है वो स्टार्ट फंक्शनिंग, अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर पोर्शन जो था वो कहां से आ रहा है? फिटस के यूरिन आउटपुट से। बेबी जो यूरिन पास करता है, सपोज कीजिए लाइक बेबी वॉट एवर यूरिन इट इज पासिंग, दैट यूरिन विल बी मिक्स्ड अप इन दिस एमनियोटिक कैविटी, दैट इज द फीटल यूरिन आउटपुट। अगर सपोज बेबी को रीनल एजेनेसिस है, अगर किडनी सपोज कीजिए फंक्शनिंग नहीं कर रही है किसी तरीके से, या ब्लैडर की तरफ ब्लैडर में कोई इश्यू है, यूरिटर्स में कोई प्रॉब्लम है, बेबी का यूरिन आउटपुट कम हो गया मान लीजिए इंट्रा यूट्राइन, तो क्या होगा? इनडायरेक्टली एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस का, किसका? ओलिगोहाइड्रोमनियोस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? रीनल एजेनेसिस। ओलिगोहाइड्रोमनियोस का बड़ा कारण क्या है? रीनल एजेनेसिस, मतलब किडनी का फंक्शन नहीं करना या किडनी का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होना। फाइन, दैट इज द रीनल एजेनेसिस। नेक्स्ट वन लाइक एक वर्ड आता है पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, लंग हाइपोप्लेसिया या पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है? लंग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, लंग्स के टिश्यूज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, टिश्यूज के साइज या टिश्यूज के नंबर कम रह जाते हैं। उस कंडीशन में भी क्या होता है? बेबी को ओलिगोहाइड्रोमनियोस होता है, बिकॉज लंग्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अराउंड 350 to 500 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एवरी डे, उसका पोर्शन वहां पर नहीं मिलेगा। तो जो वहां वाला पोर्शन है वो कम होने से भी बेबी को क्या हो सकता है? ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। ओके गाइस, अब बात करते हैं लाइक रिप्लेसमेंट की। एमनियोटिक फ्लूइड रिप्लेसमेंट की, कि हाउ एमनियोटिक फ्लूइड इज रिप्लेस्ड बैक, ये वापस लाइक हाउ इट इज बीन ट्रांसफर्ड। सो एमनियोटिक फ्लूइड रिप्लेसमेंट यूजुअली टेक्स प्लेस लाइक यू कैन से fetus everyday swallow around 400 to 700 of amniotic fluid. How much it is swallowing? Almost around 400 to 700 of amniotic fluid every day. Like every day it swallow the 400 of 700 ml of amniotic fluid. So you can say like this: fetus swallow 400 to 700 ml of amniotic fluid on the daily basis. So what happens, like whatever amniotic fluid this is producing, that from that amniotic fluid itself the baby every day it is swallowing the amniotic fluid around 400 to 700 ml. Next, इसके अलावा भी amniotic fluid का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? एक तो ये तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट है, देखिए मेजर रिप्लेसमेंट है। अनदर वन इज दी लाइक intramembranous absorption, that's another like major factors. Intramembranous absorption will be usually around 350 to 500 ml per day. So intramembranous absorption means like you can understand by this way: the placenta is there and this is the amniotic fluid and amniotic cavity. What happens? This amniotic fluid, it is because of the high pressure of amniotic fluid, the amount of amniotic fluid will be reabsorbed by the placental membranes. तो प्लेसेंटा जो होता है इस फ्लूइड को अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। उससे क्या होगा? दिस amniotic fluid जो कि amniotic cavity में था, इसका अमाउंट कम हो जाएगा। Guys, एक like one thing they used to say that the entire amniotic fluid it will be replaced in every 3 hours. Alright, so firstly what I said, intramembranous absorption means the membranes they are absorbing the amniotic fluid. Fine. Amniotic fluid कितने टाइम में रिप्लेस हो रहा है? Entire amniotic fluid it is replacing in every 3 hours. जितना भी amniotic fluid present रहता है, this entire amniotic fluid will be replaced in every 3 hours. Like how can we diagnose this one? हम कैसे इसको diagnose या recognize कर सकते हैं? इसके लिए अपने पास like different ideas हैं. We can administer the radioactive sodium. We can administer the radioactive, like you just administer the radioactive sodium
एडमिनिस्टर रेडियो एक्टिव सोडियम कहां पर एंटर करोगे, किसमें एडमिनिस्टर करोगे, इन एमनियोटिक कैविटी में. इट विल डिसअपियर इन 3 आवर्स. तो क्या होगा, 3 घंटे में पूरा रेडियो एक्टिव एमनियोटिक जो रेडियो एक्टिव सोडियम था वो पूरा गायब हो जाएगा. तो आपने क्या समझा कि पूरा एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो हर 3 घंटे बाद में क्या होता जाता है, रिप्लेस होता जाता है. सो एमनियोटिक फ्लूइड के रिप्लेसमेंट के 2 बड़े फैक्टर थे. एक तो फीटस का सोलोइंग, कंटिन्यूअस सोलोइंग 400 to 700 ml ऑलमोस्ट पर डे, एंड नेक्स्ट वन इज द इंट्रामेम्ब्रेनियस अब्जॉर्प्शन. जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या कर लेती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं. प्लेसेंटा इट एक्ट लाइक ए स्पॉन्जी, समटाइम इट एक्ट एज ए स्पॉन्जी. जब बहुत सारे पानी को अंदर पी लेता है तो ये स्पॉन्जी जैसा फंक्शन करने लग जाता है. दैट इज द मेम्ब्रेनियस अब्जॉर्प्शन. अब लाइक ये जो क्या फीटल सोलोइंग इज देयर, यू कैन सी दैट फीटस सोलो. फीटल सोलोइंग का क्या फायदा होता है, व्हाट हैपेंस. तो फीटल सोलोइंग it will help to develop GIT and respiratory tract. इससे क्या होगा, GIT और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्दर डेवलपमेंट होगा. तो फीटस की सोलोइंग जो होती है वो बेबी के लिए अच्छी होती है, उससे उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उसके GIT ऑर्गन्स होते हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट होता है, उनका ग्रेट डेवलपमेंट होता है. तो फीटस की सोलोइंग भी जरूरत होती है. कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं गाइस, लाइक व्हाट आई कैन से, इन केस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन में आपने देखा कि बेबी विल हैव एनेंसिफेली. अगर किसी फीटस में क्या है, एनेंसिफेली, उसका अब्सेंस ऑफ वॉल्ट, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, बेबी विल नॉट हैव द सोलोइंग रिफ्लेक्स. फीटस में क्या नहीं होगा, सोलोइंग रिफ्लेक्स ही नहीं होता. अगर सोलोइंग रिफ्लेक्स नहीं है तो क्या होगा, फीटस कैनॉट एबल टू सोलो द एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, उसके उससे GIT ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, और मीनवाइल एमनियोटिक फ्लूइड जो कैविटी में है उसका अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा. बेबी विल हैव पॉलीहाइड्रोमनियोज. क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमनियोज. कई बार सॉरी, समटाइम व्हाट हैपेंस, सोलोइंग के अलावा लाइक इसोफेजियल अट्रेसिया या ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला. इसोफेजियल अट्रेसिया का मतलब देखिए, जब बेबी एमनियोटिक फ्लूइड को सोलो करेगा, वेयर द एमनियोटिक फ्लूइड विल गो, एमनियोटिक फ्लूइड गो एंड इट विल मिक्स विद दी एमनियोटिक फ्लूइड विल बी गोन इनटू द GIT ट्रैक्ट. अगर इसोफेगस जो है वो बीच में से ही सपोज कीजिए उसका लाइक आप ऐसे कर सकते हैं, ओपनिंग ही रुक जाए, कंजेनाइटल वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो व्हाट विल हैपन, फ्लूइड विल नॉट गो इनसाइड द GIT ट्रैक्ट. क्या होगा बेबी को, baby will have polyhydramnios. Like this esophagus which has to be go and open with the stomach, इसको stomach के साथ कंटिन्यूस होना था. अगर ये esophagus यहीं पे खत्म हो जाए तो क्या होगा, amniotic will not go into the GIT tract, baby will have polyhydramnios. तो ये भी एक बड़ा कारण होता है पॉलीहाइड्रोमनियोज का. या कई बार अगर बेबी में जैसे सपोज प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक क्लेफ्ट लिप की, क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड, जो कि सोलोइंग में डिफिकल्टीज क्रिएट करती हैं, तो बेबी प्रॉपरली इनफ सोलो नहीं करता, दैट ऑल्सो कैन कॉज दी पॉलीहाइड्रोमनियोज. So guys, this was the entire product, like entire details regarding the replacement of amniotic fluid. Now let's discuss regarding the abnormal amniotic fluid. Now let's discuss regarding the abnormal amniotic fluid. So let's come to this point, guys. As you already knows that the normal amniotic fluid will have the color that is the clear color or like almost a straw color, pale yellowish color जैसा या straw color जैसा amniotic fluid का color होगा. But sometimes this amniotic fluid will have some different colors, and those different colors can give you many ideas, many great ideas that the fetus have some sort of problem या fetus have some sort of abnormalities. So amniotic fluid का color में जैसे अगर आप बात करो तो most important number 1 greenish color. So greenish color amniotic fluid किसको indicate करता है? The greenish color amniotic fluid it indicates the
मेकोनियम एस्पिरेशन को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मेकोनियम एस्पिरेशन को। और यू कैन से इट इंडिकेट्स द फीटल डिस्ट्रेस, fetal distress, or you can say it is indicating the meconium aspiration syndrome, meconium aspiration syndrome, MASCO. So greenish color amniotic fluid with flax, अगर कलर एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ उस एमनियोटिक फ्लूइड में अगर ऐसे कोई फ्लैक्स भी प्रेजेंट है तो ग्रीनिश कलर एमनियोटिक फ्लूइड विद फ्लैक्स इंडिकेट्स क्रोनिक फीटल डिस्ट्रेस। ये किसको इंडिकेट करता है? क्रोनिक फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। सो दैट इज अबाउट द मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम और ग्रीनिश कलर एमनियोटिक फ्लूइड। Guys, one thing you should understand that meconium जो होता है, it's a dangerous product for the fetus. Meconium is a dangerous product for the fetus. Meconium is what? Like meconium is the product which the baby which is first passed, like first stool, the greenish color stool which the baby is passing. This meconium, if the baby aspirates, what it causes? It can cause fetal distress, yeah, respiratory distress. How that respiratory distress occurs? Let's see about that. Meconium is what? Meconium is a opioid substance. Meconium is a opioid substance. ये कैसा सब्सटेंस होता है? Opioid substance means like बेबी में जो कुछ भी बेबी ने whatever सोलो किया पूरे एमनियोटिक पीरियड्स के दौरान, मैंने अभी जिसके बारे में जिक्र किया था आप लोगों से थोड़ी देर पहले कि बेबी ने जो कुछ भी एमनियोटिक फ्लूइड को सोलो किया, that entire एमनियोटिक फ्लूइड जो था like सपोज द फ्लूइड के साथ में जो कुछ भी लाइक अदर प्रोडक्ट्स उसने बेबी ने सोलो किए लाइक लेन्यूगो और अदर प्रोडक्ट्स। मेकोनियम का कलर कैसा बताया मैंने? ग्रीनिश कलर। और लेन्यूगो कैसे होते हैं? फाइन ब्राउन हेयर्स। सो मेकोनियम के साथ में लेन्यूगो भी मिक्स होता है। जब बेबी फर्स्ट टाइम अपने स्टूल को पास करता है तो उस स्टूल में डेफिनेटली ये फाइन ब्राउन हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो मेकोनियम जो कि फर्स्ट बेबी का स्टूल था, जो कि बेबी बर्थ के फर्स्ट 24 आवर्स में पास करता है, इस मेकोनियम में अगर फाइन ब्राउन हेयर्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि बेबी में सोलोविंग था, मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बेबी क्या कर रहा था? एमनियोटिक फ्लूइड को डेफिनेटली सोलो कर रहा था। बिकॉज बेबी के जैसे जैसे हेयर लॉस हुआ वो हेयर्स पानी में मिक्स हुए और उस पानी को बेबी ने क्या किया? सोलो किया। दैट वाज लाइक फाइन ब्राउन हेयर्स, लेन्यूगो। ओके, अब ये जो फाइन ब्राउन हेयर्स हैं या बाकी जो भी एमनियोटिक फ्लूइड का जो सब्सटेंस थे लिक्विड पोर्शन को छोड़ के, दैट एवरीथिंग वाज डिपॉजिटेड इनटू द फीटस intestines and it was because of the gut bacteria or because of the intestinal products. Now those products will converted into a opioid substance. वो क्या बन गए? एक opioid substance बन गए, greenish color के thick opioid substance. And what happens? These opioid substance, if the baby pass during the intrauterine life itself, जबकि बेबी को उस स्टूल को पास कब करना होता है? जब बेबी बाहर एक्सटर्नल लाइफ में आ जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। बट इफ द बेबी पास इनसाइड द यूट्रस इटसेल्फ, व्हाट विल हैपन? दिस मेकोनियम विल मिक्स विद द एमनियोटिक फ्लूइड कलर विल बिकम ग्रीनिश एंड सेम एमनियोटिक फ्लूइड, तो डेफिनेटली बेबी विल बी व्हाट? बेबी विल बी सोलोइंग। बेबी उसको सोलो करेगा, तो सोलो करने के साथ साथ उसके पास में अंदर में क्या चला जाएगा? ये मेकोनियम उसकी बॉडी में चला जाएगा। दिस मेकोनियम व्हाट इट विल कॉज? मेकोनियम विल कॉज रेस्पिरेटरी, बिकॉज इट्स अ ओपियोइड सब्सटेंस and opioid substance they cause respiratory depression. ये क्या करेगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाएगा। एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने से क्या होगा? फीटस में हाइपोक्सिया होगा। वंस द फीटस हैव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फीटस हैव हाइपोक्सिया, व्हाट विल हैपन? दिस फीटस विल हैव इंक्रीज इन वेगल स्टिमुलेशन।
तो बेबी का जो वेगस नर्व का जो स्टिमुलेशन था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। वेगस नर्व जो होती है यूजुअली हाइपोक्सिया की सिचुएशन में स्टिमुलेट होती है, तो देयर इज अ हाई वेगल स्टिमुलेशन। हाई वेगल स्टिमुलेशन से क्या होगा, इट विल कॉज टू दी लूजनिंग ऑफ एनल स्पिंसर। एनल स्पिंसर क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, एंड दैट लूजनिंग ऑफ एनल स्पिंसर विल लीड टू दी फर्दर पासिंग ऑफ मेकोनियम। बेबी फिर लगातार क्या होगा, एक बार उसके एनल स्पिंसर्स लूज हो गए तो लगातार मेकोनियम को पास करता ही रहेगा। तो फर्स्ट टाइम मेकोनियम पास किया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, इमीडिएटली हमारा वहां पर क्या काम होता है, व्हाट वी हैव टू डू इन दैट सिचुएशन, इफ द बेबी पास मेकोनियम, इमीडिएट प्लान फॉर सिजेरियन सेक्शन। हमें किसका प्लान करना चाहिए, सिजेरियन सेक्शन का, बिकॉज यू शुड बी गेट रेडी दैट बेबी एनी टाइम कैन इंक्रीज या एक्सेसिवली इट कैन पास द एंटायर मेकोनियम इनसाइड द एमनियोटिक फ्लूइड इटसेल्फ, एंड दैट बेबी विल बी swallowing and the distress will be keep on increasing. So in such situation they should the doctors they will usually plan immediately what they will plan for the cesarean section. So that is the first abnormal color of amniotic fluid, that is the green color amniotic fluid or meconium aspiration syndrome. Further one, next one, number 2, golden color amniotic fluid. Guys, golden color amniotic fluid, it indicates, golden color of amniotic fluid, it indicates RF incompatibility. ये किसको इंडिकेट करता है, RF incompatibility को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स दी RF incompatibility. एक्चुअली हुआ क्या था कि इन केस ऑफ RF incompatibility देयर विल बी हीमोलाइसिस। वहां पर क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है, एंड हीमोलाइसिस में क्या होगा, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, एंड इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल विल लीड टू दी गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा और उसके कारण क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड इज बिकम गोल्डन कलर। सो दैट इज गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स दी RF इनकॉम्पेटिबिलिटी। याद रखना, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स दी RF इनकॉम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट वन, नंबर 3, like dark color amniotic fluid. डार्क कलर एमनियोटिक फ्लूइड किसको इंडिकेट करता है, डार्क कलर एमनियोटिक इंडिकेट्स दी ओल्ड हेमरेज। फीटस में क्या हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, कोई भी ब्लीडिंग हो सकती है फीटस में। सो ओल्ड हेमरेज दैट इंडिकेट्स दी डार्क कलर एमनियोटिक फ्लूइड। जब हेमरेज होगा देयर विल बी रिलीज ऑफ HbA, दैट इज हीमोग्लोबिन A रिलीज होता है वहां पर, एंड दैट विल गोज टू दी, ये हीमोग्लोबिन के कारण से ही वहां पर कलर कैसा हो जाएगा, बेसिकली डार्क कलर। डार्क कलर या डार्क रेड कलर एमनियोटिक फ्लूइड भी बोल सकते हो आप, बेटर लिखिए इसको, डार्क रेड कलर एमनियोटिक फ्लूइड, दैट इज बिकॉज ऑफ दी हीमोग्लोबिन A या हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण से, या ओल्ड हेमरेज को वो बेसिकली इंडिकेट करता है, डार्क कलर रेड कलर एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट वन, लाइक टोबैको कलर, या आप कह सकते हो ब्राउन कलर, टोबैको कलर और ब्राउन कलर एमनियोटिक फ्लूइड। ये किसको इंडिकेट करेगा, टोबैको कलर या ब्राउन कलर एमनियोटिक फ्लूइड, इट इंडिकेट्स द इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, it indicates the intrauterine fetal death, IUD. It indicates the IUD, intrauterine fetal death को indicate करता है। Okay, number 5. Next is the like saffron color, you can say, or you can say like yellowish color. You can say saffron color or you can say yellowish color. It is indicating the
पोस्ट मैच्योरिटी को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इट इज इंडिकेटिंग दी पोस्ट मैच्योरिटी। प्लीज बी रिमेंबर, saffron color or yellowish color of amniotic fluid is indicating to the post maturity. Always remember about this one, it indicates the post maturity. So my dear students, we have discussed regarding the 5 different types of amniotic abnormal amniotic fluids. We have discussed regarding the greenish color amniotic fluid which indicates the meconium aspiration या fetal distress को. We have discussed regarding the golden color amniotic fluid which was indicating the RH incompatibility or high level of bilirubin or because of the hemolysis. Number 3, dark red color amniotic fluid indicates the old hemorrhage, and golden color, this one saffron color amniotic fluid indicates post maturity को. Tobacco color or you can say brownish color of amniotic fluid indicates the IUD, intrauterine fetal death को. So these are the different types of amniotic fluid या different abnormalities of amniotic fluid. Next one, let's discuss regarding the one more important point, that is AFI. What is the full form of AFI? Amniotic fluid index. Amniotic fluid index. Guys, what is the use of AFI or like when they check the AFI, क्यों check करते हैं, इसका क्या reason होता है AFI से related? Let's see this one. AFI, amniotic fluid index. Amniotic fluid index, it basically it is done. Amniotic fluid index, it is done to check the average volume of amniotic fluid in the amniotic cavity. Amniotic cavity में amniotic fluid का जो average volume है, to check the, it is done to check the average वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन दी एमनियोटिक कैविटी. एस्टिमेट निकालने के लिए, किस चीज का एस्टिमेट आप निकाल रहे हो? एस्टिमेट निकालना है किस चीज का? एमनियोटिक फ्लूइड की टोटल वॉल्यूम का. और आप कह सकते हो ऑल्सो इट इज डन फॉर फीटल वेलबींग, फॉर नोइंग दी फीटल वेलबींग कि बेबी जो है वो अंदर यूट्रस के कैसा है, हाउ इज द बेबीज हेल्थ इनसाइड द यूट्रस. सो टू नो द फीटल वेलबींग, देन ऑल्सो वी कैन गो फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. Amniotic fluid index, usually it is performed after the 20th week of after the 20th week of pregnancy. The best time to perform amniotic fluid index is the 3rd trimester. Like usually they go for 32 to 36 week period. इस ड्यूरेशन में usually क्या करते हैं लोग? amniotic fluid index को चेक करते हैं. Around 32 to 36 week we are going for the amniotic fluid index. Means I can say in the 3rd trimester. Now let's see about amniotic fluid index, what we are doing in this procedure. In amniotic fluid index, from the xiphoid process, to till the सिम्फाइसिस प्यूबिस, xiphoid प्रोसेस से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक हमें क्या करना होता है? यूजुअली वी हैव टू डिवाइड द यूट्राइन कैविटी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द 4 सेगमेंट्स. तो हमने क्या किया? डिवाइड इन 4 क्वाड्रेंट्स आप कह सकते हो या 4 पाउच आप बोल सकते हो, उसके लिए नो इश्यू. So you are just dividing the amniotic cavity into the 4 quadrants or 4 pouch, and the umbilicus will be the central point of the transducer. जो अपना it is done through the ultrasound. याद रखना, it is done through USG. So USG is must for this one. The transducer should be kept at the central of umbilicus. From there we have to check the maximum length of each quadrant. So what we have to do? We have to check, or you can say measure. We have to measure the maximum length of each pouch. हमें क्या करना होता है? सारे पाउच की जो मैक्सिमम लेंथ है उसको आपको क्या करना है? मेजर करना है. ऑलराइट. तो जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का पानी यहां पर कहां तक मैक्सिमम ऊपर तक पानी गया हुआ है, इस साइड में आपके एमनियोटिक फ्लूइड का स्प्रेडिंग मैक्सिमम कितना है, उस मैक्सिमम लेंथ को आपको चेक करना है.
So what will happen? You are just measuring the maximum length of each pouch, and what we are doing? Sum of all 4 pouch is called AFI. That is called AFI. हम उसको क्या कहेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहेंगे. सम ऑफ का मतलब टोटल. टोटल जैसे सपोज कीजिए दिस पाउच लेंथ इज सपोज लाइक राइट अपर पाउच लेंथ इट इज like 3 centimeter, lower one it is 2 centimeter, this one it is 5 centimeter, and the another last left upper it is suppose 4 centimeter. So what we have to do? We have to go for 1, 2, 3 and 4. इन चारों का आपको 1, 2, 3, 4 चारों का आपको टोटल करना होता है. Then 9, 10, 11 and 10, 14 centimeter. Fine. So 14 centimeter is what? It is the AFI of this patient. ये amniotic fluid index है इस patient का. Usually the mean value of AFI is approximately 14 centimeter. The average volume of AFI amniotic fluid index is वैसे भी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 14 सेंटीमीटर के आसपास होता है. दैट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ दी लाइक AFI. ऑलराइट. सो ये याद रखना, एवरेज वैल्यू कितना बताया मैंने? अप्रोक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर के आसपास होता है. अब AFI के अंदर AFI का मतलब क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का मतलब चारों पाउच का टोटल वॉल्यूम के अंदर चारों पाउच में कितना पानी है, मैक्सिमम पाउच की लेंथ क्या है, उसको आपको सबको लाइक जोड़ना है. अल्ट्रासाउंड के द्वारा आपको हर पाउच का लेंथ आपको सेंटीमीटर में निकालना है कि कितना मैक्सिमम लेंथ होता है. उसके बाद चारों को आपने टोटल किया, सम किया, तो आपको क्या मिल जाएगा? AFI मिल जाएगा. ओके, अब इसकी कुछ वैल्यूज के बारे में बात करते हैं. What is the normal AFI? What is the normal AFI? Normal AFI is between 5 to 25 सेंटीमीटर. नॉर्मल AFI कितना होता है? 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में इसका वैल्यू होना चाहिए. इफ AFI is less than 5 सेंटीमीटर, less than 5 सेंटीमीटर, it indicates ओलिगोहाइड्रोमनियोज. तो अगर AFI का वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर से कम है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? इट इंडिकेट्स दी ओलिगोहाइड्रोमनियोज को. मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितने से कम है? लेस देन 200 ml से कम है. एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इज लेस देन 200 ml. इफ AFI मोर देन 25 सेंटीमीटर, ये क्या इंडिकेट करेगा? इट इंडिकेट्स पॉलीहाइड्रोमनियोज. ये किसको इंडिकेट करेगा? पॉलीहाइड्रोमनियोज को. याद रखना, 25 से ज्यादा तो पॉलीहाइड्रोमनियोज, 5 से कम है तो ओलिगोहाइड्रोमनियोज. तो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितने से ज्यादा है? मोर देन 2 लीटर से ज्यादा है. अगर 25 AFI आ रहा है सपोज कीजिए आपके पास, तो उसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है एमनियोटिक मदर की कैविटी में वो 2 लीटर से ज्यादा है, मतलब पॉलीहाइड्रोमनियोज. ओके. या हम लोग कह सकते हैं कि इफ एनी सिंगल पाउच या एनी सिंगल क्वाड्रेंट लेंथ मोर देन 8 सेंटीमीटर, मोर देन 8 सेंटीमीटर, याद रखिए 8 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स पॉलीहाइड्रोमनियोज. वो भी क्या इंडिकेट करेगा? वो भी पॉलीहाइड्रोमनियोज को इंडिकेट करता है. एक और चीज, ये प्लीज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड अभी जो मैं बता रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उसको भी नोट रखना है. इफ एनी पाउच लेंथ लेस देन 2 सेंटीमीटर, इट इंडिकेट्स
ओलिगोहाइड्रोमनियोज को। तो वो किसको इंडिकेट करेगा? ओलिगोहाइड्रोमनियोज को। अगर पाउच की लेंथ 2 सेंटीमीटर से कम आ गई किसी भी पाउच की, तो भी उसको हम कह सकते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोज। या पाउच की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो भी हम उसको क्या इंडिकेट कर सकते हैं? पॉलीहाइड्रोमनियोज। प्लीज नोट दिस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, these also indicate the oligo or polyhydramnios. So my dear friends, these are the common values regarding the AFI, regarding the amniotic fluid index. So under this one we have studied about the normal AFI 5 to 25. We have discussed regarding less than 5 indicates oligo, more than 25 indicates polyhydramnios. Okay, if any single pouch length more than 8 centimeter, that also indicates the polyhydramnios. If any single pouch size less than 2 centimeter, that also indicates the oligohydramnios. So this is all basic things regarding the amniotic fluid index.